अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज है 11 नवंबर, 11/11 वैसे ही डबल नंबर होता है तो और वैसे भी एंडिंग ऑफ द ईयर तो चल ही रहा है, लेकिन सब चीज़ें साइड पे रख दें और किसने मैच देखा और किसने मैच नहीं देखा। अच्छा, सुबह तो अगर मैं तो बताता आपने हूँ ना, नहीं देखा तो आपने हुमा सुबह तो जो शुरू की 2-3 विकेटें थी ना, वो तो बस कुछ नींद में या It was too early ना, हाँ, वैसे नींद तो में yes। या ऐसा लग रहा था ख्वाब में हो रहा है ये सब कुछ। वैसे ही हमें ज़रा आपको पता है कि कुछ वक्त लगा है ये सारी सूरत हाल एक्सेप्ट करने में, यकीन करने में। 22 साल का गैप माशाल्लाह, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई जो है। लोग कह रहे हैं ना एक नस्ल जवान होगी है, क्योंकि मैं अपने ही घर में बात कर रही थी तो माय ब्रदर वाज टेलिंग मी कि ही रिमेंबर्ड वाचिंग दिस मैच विद माय फादर 22 इयर्स अगो, और उसके बाद ऑब्वियसली मतलब जवान हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, और अब जाके दोबारा से पाकिस्तान जीता है इन ऑस्ट्रेलिया। सो उठने जागने की कोशिश में जब 2-3 विकेटें गिर गई तो मैंने कहा अब बस बंदा बहुत हो गया, अब उठा जाए और अब ये सूरत हाल देखी जाए। इसमें अब ये मैच जो है वो बैठकर देखने वाला है। और उसके बाद हमने वो मैच देखा और हमें बहुत मज़ा आया और हमारा बेहतरीन किस्म का एक संडे गुजरा, और उसके बाद बाकी सारा दिन भी अच्छा ही गुजरा क्योंकि मैच तो शुरू में ही निपटा दिया था। देखिए, घर वालों के मूड बड़े बेहतर हो जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर मैच जीत जाए ना तो बड़ा अच्छा वीकेंड हमारे लिए बना दिया पाकिस्तान ने। बट इन ऑल सीरियसनेस इट वाज एन अमेजिंग मैच, और एक जो टीम वर्क जो हम चाह रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो हमें लग रहा था कि टीम जो है वो टूटी फूटी है, वो हमें बड़ी जेल्ड नज़र आई, बड़ी ही डिटर्मिन्ड नज़र आए दैट वी आर हियर टू विन दिस एंड वी कैन, एंड दे डिड। भाई हम बहुत से लोगों की बात कर सकते हैं, हम साइम अयूब की बात कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को फेस किया है और शॉट्स खेली हैं। मतलब लोग उनकी तारीफ़ और उनकी तायीद करने पे मजबूर हो गए हैं। फिर हारिस रऊफ़ का तो हमने ये तय कर लिया है कि उनका ये होम ग्राउंड है। हाँ, वो चलते ही ऑस्ट्रेलिया में है, मतलब कि यहाँ भी चलते हैं, लेकिन द वे ही इज, द वे ही is so comfortable, he's so calm, his performance is up to the mark, एंड मुझे लग रहा था कि कहीं रिटायरमेंट के बाद वो बस वहीं ना मूव हो जाएं, which can be a plan। सो बुराई भी नहीं होगी, उसमें कोई बुराई नहीं होगी। सो उनका तो वो होम ग्राउंड लग रहा है, और सर्टनली बहुत बड़ा किरदार रहा है उनका भी पाकिस्तान की इस जीत में। फिर और किस किस की बात करें? एक तो उनका वो डेफिनेटली होम ग्राउंड उनको फील होता होगा, क्योंकि वो बिग बैश लीग जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंटली खेलते रहे, तो ही इज़ डेफिनेटली वेरी कंफर्टेबल देयर। के सर पे से भी कप्तानी का जब प्रेशर उठा है और उनके पास उनके ऊपर कंसिस्टेंट ना परफॉर्म कर पाने का भी प्रेशर वो आई एम श्योर उतर गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कुछ झलक, उनकी जो क्लास है कहीं ना कहीं हमें सीरीज में देखने को मिली है। एक्चुअली इन अ नटशेल अगर मैं कह सकूं, ही सीम्ड वेरी काम, ही डिड सीम काम, ही सीम्ड वेरी काम, एंड इट सीम्ड लाइक उनका एक ही काम है, करने आए हैं और वो खेल रहे हैं। ऑल्दो कल वाले मैच में मतलब ऑब्वियसली ही केम टुवर्ड्स द एंड, पहले लड़के जो थे वो कर चुके थे, उसके बाद रिजवान और बाबर आए, सो देयर वाज़न्ट मच। हारिस की बात की, हम नसीम को कैसे भूल सकते हैं, हम शाहीन की बेहतरीन बॉलिंग, मतलब ही इज़ बैक इन फॉर्म, उनका रिदम, उनकी इकोनॉमी सब कुछ बेहतरीन था। फिर हसनैन ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजवान की कप्तानी। मतलब देयर वाज अ क्लियर कट stark difference between the ex-captain's approach and this captain's approach। मतलब हम जितनी स्लिपों के साथ खड़े हुए थे, हमारा क्या फॉर्मूला था, हम किस तरह मैच में उतर रहे थे, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, हमारी प्लानिंग क्या थी। एक रोल ऑफ द कैप्टन होता है ना, रिस्क टेकिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड अटैकिंग अप्रोच। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि नेचुरली ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम तो नहीं है, हमें भी तो 22 साल लग ही गए, तो वो भी हैरान हो गए थे। मतलब वो भी उन्हें भी मानना पड़ा कि पाकिस्तान ने उन्हें काफ़ी आउटक्लास कर दिया है। एंड एक्चुअली जब एंड में एक दूसरे से बातें हो रही होती हैं और फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग्स हो रही थी कि जैसे वो ऑलमोस्ट खुश थे पाकिस्तान की खुशी में, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू अ वेरी वेरी रफ बैड पैच ऑफ क्रिकेट फॉर द पास्ट ईयर एंड मोर। तो लग रहा था कि उनको भी थोड़ी सी खुशी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इन सारे लड़कों को क्रेडिट दे रहे हैं। हम नुमान अली और साजिद खान को भी क्रेडिट देंगे। वो लड़के आए और पाकिस्तान टीम में ऐसा लग रहा था जैसे
जान डाल दी है। हम जो अभी टेस्ट सीरीज जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, और उसके बाद माशाल्लाह वो जीत का रिदम बरकरार है। एंड बहुत बहुत मुबारक टू रिजवान इस वेल, वो ये अपनी winning कप्तानी moments के जो है ना, अब्दुल्ला, पहले please इम्तिहान में देखें। कैसे कामयाब रहे हैं। विनिंग मोमेंट्स हम देख रहे हैं। अच्छा, विनिंग मोमेंट्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन मोमेंट्स के हम इंतजार में थे ना, तो फिर जब कल देखने को मिले जो एक वो स्पिरिट नजर आई और वो एक खुशी नजर आई, और फिर ये जो होता है ट्रॉफी के साथ जब तस्वीर हो रही होती है, मतलब वी हैव मिस्ड दिस फॉर सच अ लॉन्ग कप्तान क्या कह टाइम। रहे थे ये भी सुनिए। जहाँ तक सीरीज की बात है, वो लड़कों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बॉलिंग ने अटैक किया उन पे, क्योंकि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन में कहा जाता है किसी भी आउटसाइड कंट्रीज के लिए, और मगर हमने कोशिश की है, जो प्लान था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के सारे बॉलर्स ने अपने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है, हमने इन पे अटैक कर दिया, और जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ दिए और सीरीज हमें अल्लाह पाक ने जीता। अच्छा जी, आपको पता है ना, ये भारत के खिलाफ इनकी वोट गवास्कर जो ट्रॉफी है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कुछ अपने खिलाड़ी पुल आउट किए थे, कुछ आराम देने का उन्होंने फैसला किया था, वो भी इनको महंगा पड़ा। वो भी कंसिडर कर रहे होंगे कि हमने अपने घर की सीरीज कैसे बैठे बैठे यूं, और एक होता है हारना, एक होता है बुरी तरह हारना, एक होता है वन साइडेड मैच होना। हमने ये दोनों मैच वन साइडेड जीते हैं माशाल्लाह। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कहते हैं कि जी हमारे मेन खिलाड़ी जो थे वो तो रेस्ट फरमा रहे थे क्योंकि उन्होंने आगे खेलना भी था इंडिया के साथ। T20 मैचेस की सीरीज है, और इस रिदम के बाद हम ये कहेंगे कि इंशाल्लाह हम वो सीरीज भी जीतेंगे। 14th आपको बताते हैं, 16th 14th 16th 18th नवंबर को खेले जाएंगे ये 3 होंगे T20, और उसमें अच्छा, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, बता दें आपको। हसीबुल्लाह जा रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ हैं, साहबजादा फरहान हैं, उस्मान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, अरफात मिन्हाज, सुफियान, ये सारे शामिल किए गए हैं। अब इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि वो सीरीज भी हम जीतेंगे। एंड इट इज़ सो गुड कि अब हमने T20, अब हमने वनडे सीरीज जीत ली है, T20 हम एक चेंज टीम के साथ उतरेंगे। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आजकल हम बहुत सी विन्स जो हैं वो उनके साथ, मुझे मज़ा आ रहा है कहते हुए, बहुत सी विन्स हैं जो उनके साथ मनाते हैं। हम कहेंगे राशिद भाई का फैक्टर भी है कि हाँ, माशाल्लाह जब से वो जियो को फैमिली का हिस्सा बने, वी हैव गुड न्यूज़ टू टॉक अबाउट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग राशिद भाई। अच्छा, 22 साल लग गए हमें वापस यहाँ पहुँचने में, तो क्या कहेंगे इस विन के हवाले से? व्हाट वर्कड फॉर अस, ये बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा तक मुश्किल रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, ODI हो, और 22 साल वाकई में हमें याद है वो आप थे, क्योंकि हम भी पार्ट थे उसके। मुश्किल था, ऐसा इतना आसान नहीं था। टीम हमारी बड़े नाम थे, बॉलिंग में हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस थे, शुएब अख्तर थे, अदर महमूद, शाहिद आफरीदी, बड़ी टीम थी बॉलिंग में। लेकिन उनकी तरफ से भी बड़े नाम थे, गिलक्रिस्ट हो गए, हेडन हो गए, और डेविन मार्टिन हो गए, बहुत बड़ी टीम थी। लेकिन की पॉन्टिंग हो गए। एक मैच हम पहला हारे थे और बाकी 2 मैच जीते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको हराना एक बड़ा कारनामा होता है, और पूरी टीम को मुबारक हो, पाकिस्तान अवाम को मुबारक हो कि बहुत बड़ी सीरीज जीते। और मौका भी ऐसा था कि हम हारते हुए आ रहे थे, टेस्ट सीरीज में भी जीते, अब हम ODI जीते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन हम जैसे आकिब जावेद को क्या दूल्हा बनाया था हमने इंग्लैंड की सीरीज में जो जीते थे, तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें कप्तान नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। कल आपने देखा होगा 3-4 लोग आपस में बहुत अरसे के बाद नजर आए जल पे, जिसमें रिजवान थे, शाहीन थे, और उनको इकट्ठा करने में बहुत बड़ा किरदार रहा कप्तान का, रिजवान का रहा, क्योंकि यही फैक्टर मिसिंग था। ये 2 पाकिस्तान के सुकून है, और इन्हीं में अगर नाचाकी हो जाए, अगर बात ना कर रहे हो ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड। लेकिन कल आपने ये देखा होगा कि टीम बॉन्डिंग और टीम को जिस तरह से जेल किया है दोबारा, टीम ड्रेसिंग रूम में बेहतर हो जाए ना, तो बाहर रिफ्लेक्शन उसका बहुत तेजी से आता है। जिस तरह से फील्डिंग में आप देखें, कोई मदर के साथ कोई छिछोरापन हमें नजर नहीं आ रहा था, कैच पकड़ने के बाद भी, विकेट लेने के बाद भी। ये डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है आपको पूरे थ्रू आउट द मैच। पहले क्या होता था कि हम 1 विकेट ले लिए, हम समझो वर्ल्ड कप जीत गए, और वही मैच हम हार जाते थे। तो ये अच्छा चेंज लेके आए, चाहे टिम नेल्सन लेके आए जो कि ऑस्ट्रेलियन कोच रहे हैं, पाकिस्तान टीम को देख रहे हैं, या गिलेस्पी लेके आए, अजहर महमूद, या कोई भी। ये बड़ा चेंज है पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे ख्याल से पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, स्पेशली मोहम्मद रिजवान को और नकवी साहब को, इस वजह से कि उन्होंने बिलीव किया रिजवान को, क्योंकि पहले क्यों नहीं बन गया? पूरा पाकिस्तान यही कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस हो सकते हैं।
वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से दूसरे चेयरमैन को वैसे जिस तरह राशिद से भाई माना ये बात आपने जी। सही की है कि जब ये सारे कैप्टन भी एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कौन होगा कैप्टन, तो रिजवान का नाम वाज ऑलवेज ऑन द टॉप, लेकिन फिर भी टाइम लग गया रिजवान को इस पोजीशन में लाने में। देखिए उनको भी ब्रीफ किया गया था नकवी साहब को कि नहीं ऐसा नहीं है, इनका ताल्लुक वैसे है, जो डिफरेंट आउटसाइड प्रेशर होते हैं, तो वो माने नहीं। ये होता है कि मतलब कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की अच्छी निशानी। नो डाउट वो क्रिकेट के बारे में शायद इतना नहीं, लेकिन वो समझ गए कि इंटरनल पीसीबी की पॉलिसीज है या पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया पास्ट में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए अब वो जीत गए हैं तो अल्लाह करे कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स उनके खिलाफ ना सरगर्म हो जाएं, लेकिन माशाल्लाह एक क्लियर कट अप्रोच चेंज हमें नजर आई पाकिस्तान टीम के कल खेलने में, उससे पहले वाले मैच में। मतलब हम जिस तरह से फील्डिंग कर रहे थे, हमारी जो प्लेसमेंट थी, हमारी जो स्लिपें थी, मतलब देयर वाज अ क्लियर कट स्टार्क डिफरेंस कि हम इससे पहले किस तरह डिफेंसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते थे और हम किस तरह चढ़कर खेल रहे थे कल। दैट्स राइट। देखिए कप्तानी आपने देखा होगा, दूसरे भी कप्तान रहे, लेकिन टॉप लेवल पे आके शुरू की उन्होंने पीएसएल में। लेकिन रिजवान को अगर हम देखें, अंडर 19 में कप्तान थे वो, फिर केपी के कप्तान रहे, फिर पिशावर के कप्तान रहे, एसएनजीपीएल के कप्तान रहे वो, पाकिस्तान शाहीन के कप्तान रहे, पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के कप्तान रहे। उनका नाम ही कप्तान पड़ गया है, तो उनको कप्तान क्यों नहीं बना रहे थे? तो ये सबका सवाल था जो सिर्फ हम लोग नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तमाम मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हर जगह ये बात हो रही थी, लेकिन कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ पे लोग बेबस हो जाते हैं। तो अच्छा राशिद भाई, राइट, अब बताएं कि ये जो टीम बन गई है, हमें तो चूंकि हम जीत भी गए थे तो शायद आपको पता है नजरें भी बदल जाती हैं। हमें लग रहा था बड़ी वेल जेल्ड टीम है, बड़े दे आर वर्किंग वेल विद ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसके बाद हम जीत भी गए। इसी टीम को आगे जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इसी टीम को चलना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट है और बड़े कोहेरेंट है, इनको अब बदलना नहीं चाहिए? नई टीम बन नहीं गई है, पहला स्टेप है बनने के लिए। अभी हमें बहुत सारे स्टेप लेके चलने हैं। इसमें देखिए हमारे मिडिल ऑर्डर मिसिंग है, हमारे पास स्पिनर्स ने बॉलिंग ही नहीं की। कंडीशन चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएंगी जब हम सब कॉन्टिनेंट में या पाकिस्तान में आएंगे। हमें 2 स्पिनर्स चाहिए वर्ल्ड क्लास, वो उस पर हमने नहीं किया। हम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं कि हार गए बुरी तरह से, वो ट्राई कर रहे हैं। उनको 2 प्लेयर चाहिए, उनको एक ओपनर चाहिए, एक मिडिल ऑर्डर चाहिए। उसके लिए वो पूरी सीरीज निकाल दी उन्होंने, और ऑस्ट्रेलियन सीरीज इंडिया की है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें जो रिक्वायरमेंट है शायद वो मिसिंग है। एक मिडिल ऑर्डर अच्छा बैट्समैन चाहिए, हमें 2 स्पिनर्स चाहिए। अच्छा, हम वनडे में नुमान और साजिद के साथ जा सकते हैं? हम वनडे में हम साजिद के साथ जा सकते हैं। नोमान के साथ T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग वो किया करते थे एक जमाने में, लेकिन साजिद तो प्योर बैट्समैन है ना। अगर आमिर जमाल आते हैं साथ में बीच में और साजिद भी आ सकते हैं, तो वो बैटिंग में भी काम आ सकते हैं। आपको बॉलिंग में ये नहीं है कि आप 10 ओवर करा दें ओडीआई में, 4-5 ओवर अगर वो कर लेते हैं तो अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। हमारी और डीपर बैटिंग हो सकती है अगर ये चाहें तो। ट्राई करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की किसी टूर पे शायद साजिद खान को कहीं सिलेक्ट किया है, मैंने देखा था कहीं। चलिए होपफुली। अच्छा, साइम की हम बैटिंग पे ज़रूर आपसे कहेंगे आप कमेंट करें, क्योंकि साइम ने ये मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह वो निखर कर सामने आए हैं, अब्दुल्ला भी एंड साइम भी स्पेसिफिकली, बोथ ऑफ देम लुक्ड सो कॉन्फिडेंट, और बिल्कुल एक वो आई एम सॉरी लेकिन वो एक होता है कि जब आपको ये मौका मिले तो थोड़े से आपे से भी बाहर हो जाए। नो, दे वर वेरी रिलैक्स्ड, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। उनका टेम्परामेंट जो था वो बहुत सूट कर रहा था गेम को। दोनों ने अपने आप को तब्दील किया। देखिए पहला मैच आके देखें कि अब्दुल्ला शफीक ने फेस किया था कि सीनियर है वो फेस करेंगे, आउट हो गए वो जल्दी, दोनों आउट हो गए। अगले मैच में स्ट्रेटजी चेंज की दोनों ने, और फिर साइम अय्यूब ने फेस की पहली बॉल, और दोनों हर 2-4 बाउंड के बाद ओवर के बाद बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, स्ट्राइक को रोटेशन शुरू कर दिया। वजह क्या बनी, ये सिर्फ ग्राउंड में मिलते थे आके और मैच में ओपनिंग करने चले। पार्टनरशिप ऐसे नहीं बनती। जब इनको देखा गया कि दोनों साथ रह रहे ऑफ द फील्ड, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी और होटल रूम में भी, यहाँ से पार्टनरशिप बिल्ड होती है, और ड्रेसिंग रूम से फिर ग्राउंड तक। ये बड़ी अच्छी चीज रही कि दोनों ने अपने आप को, मतलब ये पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटेजी अपनाई। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होगी, किसी की भी होगी, लेकिन साइम अय्यूब ने अपनी टेक्निक भी चेंज की। थोड़ा शुरू में फॉरवर्ड तेज जा रहे थे वो, क्योंकि बॉल को देखे उन्होंने आने दिया,
और जब थोड़ी सी बॉल पुरानी हुई तो उन्होंने उन्हीं बॉलर को चूज किया जिनको दुनिया देखना चाहती है, तो उन्होंने उन्हीं को मारा, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली साउंड खेले, बहुत खूबसूरत ड्राइव खेली, छक्के भी अच्छे मारे, तो इन दोनों को हमें बाबर की भी अच्छी बाउंड्रियां लगी हैं। को जाता है वो जो कि किसी उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी कुछ क्लास है, वो ऐसा लग रहा था कि वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर है। मौका उनको इसी वजह से मिला ना कि परफॉर्मेंस दोनों की नहीं थी एज ए ओपनर। 35 शायद हाईएस्ट पार्टनरशिप थी लास्ट 13 इनिंग्स में, तो जो मौका देते रहे मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिलीव किया इन दोनों के ऊपर और दोनों परफॉर्म कर सकते। अच्छा राशिद भाई, फाइनली ये भी बता दें, क्या आप क्या कहेंगे इंडिया का वंस मोर रिफ्यूज़ कर देना कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे और कोई न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, क्या हाइब्रिड मॉडल, और पाकिस्तान का रिस्पांस कि इस बार ये नहीं होने वाला, आप आएंगे और खेलेंगे? इफ यू रिमेंबर, जब वर्ल्ड कप में हमारे जाने या ना जाने की बात हो रही थी और हमारे सहाफियों को इन्होंने कितनी मुश्किल से वीजा दिया था और ये बात हो रही थी कि हम ये जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड कप में, और फिर ये 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे। पहल करने का वक्त था तो हमने पहल कर दी थी, और उस वक्त भी सिकंदर बख्ती कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हम तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं आएंगे। आप क्या कहेंगे राशिद भाई? देखिए, ये एशिया कप या बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है जहाँ पे आप साइन करते हैं कि नेक्स्ट 8 ईयर का साइकिल साइन करते हैं। तो जब साइन किया था किसी ने भी, तमाम बोर्ड ने, उसको पता था पाकिस्तान को दिया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी दी गई है, तो उस वक्त किसी ने मना नहीं किया। और रीजन बहुत सॉलिड होनी चाहिए आईसीसी के इवेंट को मना करने के लिए कि यहाँ पे अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो क्या इंडिया से कोई सिक्योरिटी टीम आई पाकिस्तान के, हम देख लें आके कि क्या सिक्योरिटी। सबसे पहला स्टेप इंडिया ने माइनस किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्यों डिले किया उन्होंने, मीडिया के थ्रू क्यों मैसेजेस पहुंचाए? वो डायरेक्टली आईसीसी को 6 महीने पहले बोल सकते हैं हमें ये कंसर्न है। अगर वो कंसर्न होते तो पीसीबी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सॉल्व करने की कोशिश करती। यहाँ पे इन बीसीसीआई बहुत वीक फुट पे के ऊपर है और सबसे ज्यादा ब्लेम आईसीसी पे आएगा। हम बीसीसीआई को नहीं देंगे क्योंकि इवेंट ये आईसीसी का है और होस्ट हम कर रहे हैं। आपको पता है कि राशिद भाई के इंडिया का इन्फ्लुएंस कैसा है, कितना है? आईसीसी क्या फिर सरेंडर करेगा? मतलब नहीं कर सकते सर, ये सब फैलाया हुआ चीजें। देखें, ये अगर 80% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है तो पाकिस्तान इन्वॉल्व है। क्यों रणजी ट्रॉफी में कोई मैच देखने नहीं आ रहा? क्यों वहाँ पे फर्स्ट क्लास में कोई स्पॉन्सर नहीं है? सिर्फ आईसीसी के इवेंट या आईपीएल के इवेंट या दुनिया के बड़े स्टार खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान को आप हटाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान हट जाता है, 80% आपका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। आपका जो स्टार डिज्नी का जो 3 बिलियन का आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो ऑलरेडी बोल चुके 1.5 बिलियन करते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो तमाम कंट्रीज को आईसीसी पैसा देता है, रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसमें बहुत बड़ी कटौती आ जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है इसमें, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट जमीन पे आके बैठ जाएगी अगर ये पाकिस्तान ने सही स्टेप उठा के देखा। तो स्टडी करनी चाहिए सबको कि पाकिस्तान अगर एक दफा ये स्टेप उठा लेता है कहीं तो रुकनी है। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था इन द रीसेंट टेस्ट जो पाकिस्तान इंग्लैंड का था, जिसमें शाहीन, बाबर, नसीम, इंसानों को रेस्ट करवाया गया या फिर वो लास्ट मैच में से नहीं थे, उनका हिस्सा ड्रॉप किया बेसिकली, या जो भी आप कहना चाहें। वो अच्छा ही साबित हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग फॉर वॉट एवर रीजन, उनको साइड पे कर दिया जाए, वो जरा रीग्रुप करें, अपने आप को दोबारा से सही करें और वापस आए। मतलब ये मॉडल वर्कड। एंड मे बी जो डिसिप्लिन नहीं है उसको थोड़ा आराम दें भाई, अपने आप को ठीक करें, वापस आए एंड दे परफॉर्म्ड, और वापस आए तो जबरदस्त किया परफॉर्म। नहीं, परफॉर्म अच्छा किया। तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि हमने उनको रेस्ट करा दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वहाँ एक और राइट साइड पे एक और चीज हुई है जिसमें साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उनको रेस्ट नहीं कराया। 2 अलग अलग चीजें हैं इसमें। अच्छा। तो जो हो गया वो अच्छा हो गया, अब हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर देखूंगा, इनकी परफॉर्मेंस देखूंगा, तो मुझे बाबर आजम की बैटिंग में कोई फर्क नहीं लगता। बाबर आजम एज ए कैप्टन बहुत बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन कैप्टन अच्छा नहीं था, इस पे मैं बहस कर सकता हूँ। परफॉर्मर वो हमेशा से अच्छा रहा, वो लाहौर की गली में खेले या मेलबर्न में खेल रहा हो, उसकी बैटिंग में फर्क नहीं आता। अभी भी कोई 50 नहीं किया, अब लोग बात नहीं कर रहे 50 की थी। पहले 18 इनिंग में हर कोई ब्लेम कर रहा था 50 नहीं हुआ, अब क्यों नहीं कर रहे? ये लोगों के माइंडसेट के ऊपर है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बाबर चेंज नहीं।
अच्छा, मतलब ये रोटेशन पॉलिसी इन अ सेंस अगर इसको इस तरह देख लें कि रोटेशन पॉलिसी या आराम देना ये अल्टीमेटली टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, चाहे वो डिसिप्लिनरी वजह से हो, इंसान को अपने अंदर झांकने का, ज़रा एनालिसिस करने का भी मौका मिलता है, या परफॉर्मेंस की वजह से तो आप कह रहे नहीं भाई अच्छा होता है पहले बता दिया जाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया हार गई, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि लास्ट ओडीआई हम लोग नहीं खेलेंगे। हमारे अचानक होता है ना, वो प्रेशर आ जाता है, फिर मीडिया बहुत अच्छा उठा देता है इसको ना, हर जगह बात हो रही है पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया। हाँ, वो जरूर एक हेडलाइन बनती है, इंसल्ट होती है, उससे गुरेज करना चाहिए। सही, उससे गुरेज करना चाहिए, उससे सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह रहे हैं बेसिकली ये पिछले 1-2-4 मैचेस में ना देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग, जिसका हमें सबक जो है वो नज़र आया है डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। एक बात वैसे हमने उनके साथ डिस्कस की, वो ये थी कि इंडिया जस्ट क्रैश्ड यस्टरडे, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड का भी T20 जो है वो भी मैचेस चल रहे थे, साउथ अफ्रीका सॉरी नॉट न्यूजीलैंड, और इंडिया जस्ट wasn't able to perform at all. न्यूजीलैंड से सीरीज हारे थे वाइट वॉश, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच, और जाहिर अब ऑस्ट्रेलिया भी हार गया, तो देखेंगे उनका भी मोराल डाउन है, इनका भी मोराल डाउन है, तो ये टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बड़े लड़के बिठा लिए थे हमारे वाली सीरीज में एंड में। सो या बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम नए लड़कों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत से नाम हैं जो हम भेज रहे हैं इन द T20 स्क्वाड, जो कि शायद जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके लिए तो हाउस होल्ड नेम्स हों या वो वाकिफ़ हों, फेमिलियर हों, बहुत से कुछ लोग इन नामों से वाकिफ़ नहीं होंगे। सो या वी लुक फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दीज यंगस्टर्स टू। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये तो हमने बातें कर ली मंडे मॉर्निंग को, चल रही है, फैल के पेशावर पहुंच गई है। मुल्तान तो मतलब मुल्तान का AQI लेवल जो था ना, एयर क्वालिटी, वो अनदर लेवल आपको ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है। गुजरावाला, गुजरात डिवीजन, लाहौर, मुल्तान और पेशावर नहीं था इस फहरिस्त में, आपको पता है? नहीं, अब तो पेशावर भी आ गया, इट्स ऑल ओवर। एंड मौसम भी ठीक तरह से नहीं चेंज हुआ। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड इन पेशावर, और वो कह रहे थे कि हम लिटरली सितंबर के आखिर में अपने गर्म कपड़े निकाल लिया करते थे, या अक्टूबर में तो लाजमी होता था, लेकिन अभी नवंबर चल रहा है और हमें वो अपनी चादरें वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही है। और लाहौर वाले तो ये कह रहे हैं कि हम जब अपने घर की खिड़की खोलते हैं ना, घरों की यानी कमरे की खिड़की, तो बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अपना गार्डन नहीं नज़र आ रहा होता, इस लेवल की वहाँ स्मॉग है। इन एनी केस पहले जरा पेशावर से पता इसलिए करना है क्योंकि दैट्स अ न्यू फिनोमेना। अरूबा खान हमारे साथ हैं। अरूबा, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, और क्या ये फिनोमेना जो नज़र आ रहा है ये पहले देखा गया है पेशावर में? जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया है। मौसम सरमा की आमद से पहले ही हर तरफ धुंध का राज बरकरार है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक पेशावर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फिजा में आलूदगी 400 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस गुज़िश्ता रात से मोटरवे M1 तो पेशावर से रशक कई तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि M2 को बेरा से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश सेदू शरीफ में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि अपर दीन में 9 मिलीमीटर, कालाम और मालम जब्बा में 8-8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है, और उम्मीद की जा सकती है कि बारिश के बाद जो स्मोग है उसमें थोड़ी कमी आ सके। जी, बारिश का इम्कान जरूर है इन इलाकों में, सो उम्मीद हम यकीनन रखेंगे और दुआ भी करेंगे। और बारिश की जहां बात हो रही है, तो वीकेंड पे हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी थी कि कोई आर्टिफिशियल रेन जो मसनूई बारिश होती है उसका भी कुछ प्लान था फॉर लाहौर मंडे ट्यूसडे का, तो उसके ऊपर भी हम जरा बात करेंगे। बट ब्रेक लेंगे, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अच्छा जी, मजमूई तौर पर हम एक मजहबी माशरा हैं और ऑब्वियसली कोशिश है कि हम ज़रा मजहबी ही रहें, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें रोज़गार, कारोबार, सरमायाकारी, कर्ज़ और बचत वगैरह के लिए कन्वेंशनल बैंक्स के मुतबादिल मैसर होंगे, और ये काम शरई प्रोडक्ट्स देने वाली इस्लामी बैंकिंग के ज़रिए हो रहा है। और मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की तरक्की की रफ्तार में तेज़ी आ रही है, और ये मुनाफे के मामले में
रवायती बैंकिंग जो होती है उसको पीछे छोड़ रहे रवां हैं। साल जून तक इस्लामी बैंकारी के असासे 97 खरब तक पहुंच गए, जो कि मजमूई तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री का 18.7%, 18.7% है। मुल्क में बैंक इस्लामी पाकिस्तान इस सिलसिले में एक जाना पहचाना नाम है और अभी कुछ नया ला रहा है, इस पर बात करेंगे। आपने कैंपेन भी अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्री देखी होगी, सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा, सूद। और ये वो सवाल है जो हर घर की हर फाइनेंशियल डिस्कशन में होता है कि कहीं इसमें सूद का कोई पहलू तो शामिल नहीं है, कहीं इसमें प्रॉफिट्स तो नहीं आ रहे, मतलब चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो इन्वेस्ट, और तो आप बहुत सी कंपनियों के फैमिलीज बारे हैं में जो मोहतात रहते ऑल्टरनेटिव हैं। ढूंढते हुए थक जाती हैं और फिर वो ऑब्वियसली कन्वेंशनल बैंकिंग पे आ जाते हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे और प्रोडक्ट्स हों, लोग बहुत केयरफुल होते हैं। रिजवान अता साहब हमारे साथ हैं, सदर CEO बैंक इस्लामी पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, क्योंकि हम ये बात एक्चुअली समझना भी चाहते हैं। एक तो ये भी बता दें क्योंकि आपके जो एड्स देखे हैं वो बड़ा एक पॉजिटिव और अच्छा और मैसेज, इंक्लूसिव हैं, उनकी बिल्कुल, तस्वीरें भी बड़ी इंक्लूसिव हैं, जो हमें कम नजर आता है आजकल। क्या विजन है आपका बैंक इस्लामी को लेकर? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया। बात यह है कि इस्लामी बैंकिंग इज़ एथिकल बैंकिंग, इट्स नॉट मेंट फॉर ओनली मुस्लिम्स, क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री को अगर फाइनेंस करते हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो बेसिक एथिक्स तो सबको ही जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो हमने जो इसको ब्रांड किया है वो अपने विजन के साथ ये अलाइन किया कि हमारा पार्ट ये जो आपने फरमाया, सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम रिबा, तो उसमें कोई मज़हब नहीं है, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, छोटा बड़ा, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, वो सब उसको कवर करते हैं। तो हम इसी तरह हमारा विजन ये है, जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल है, कि हमने हर एक को, हर इंडिविजुअल को इस्लामिक बैंकिंग में लिखा ना, विच इज़ एथिकल बैंकिंग। तो इसी सोच से हमने इसको रीब्रांड भी किया है, आगे लेके चल रहे हैं। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी सूट करती हैं। सपोज़ हम ग्रीन फाइनेंसिंग करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को फाइनेंस करने से अवॉइड करते हैं जिससे लोगों का नुकसान होता हो या कोई पोल्यूशन फैलाती हो, तो वो ये सब चीज़ें इस्लामी बैंकिंग का हिस्सा है। अब तो ये बहुत अहम हो गया है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान भुगत रहा है, कल रिपोर्ट भी आई 2070 के जो प्रिडिक्शंस की गई हैं बड़ी हौलनाक हैं। सो दैट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, आई मस्ट से कि वेरी ट्रू। आप देखेंगे पाकिस्तान भी उससे इफेक्ट हो रहा है, जैसे हमारी अभी आप जिक्र कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है स्मॉग का है, और दूसरे हमारे जो रेन के पैटर्न हैं। तो मेरा ख्याल है एथिकल ग्राउंड्स पे अगर हम उनको ग्रीन चैनल्स को जैसे करें, जो कि हमारा बैंक इस्लामी इसमें पेश है, कि हम बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं कि उस इंडस्ट्री में जाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ग्रीन हो, तो इससे जो है हमारा ओवरऑल मिशन के साथ भी अलाइन है और उससे एक तरह की ह्यूमैनिटी की सर्विस भी है। अच्छा, डाइवर्स बैकग्राउंड्स को बैंक इस्लामी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँचें और वो जाएं और यूटिलाइज हों, इससे किस तरह मेक श्योर करेंगे आप? देखिए, ये डिफरेंट सेगमेंट्स है, क्योंकि आजकल अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री को एनालाइज करें, और मैं अपने बैंक का देखता हूँ, तो कोई 70-75% ट्रांजेक्शन आर नॉट डिजिटल। जैन जी हो या मेरे जैसे बेबी बूमर हो, वी वुड लाइक टू गो बैंकिंग थ्रू डिजिटल चैनल्स, ऐप से करते हैं, रिमोट से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं। तो हम वो हैवीली इन्वेस्टिंग बैंक इस्लामी ऑन द चैनल्स, जो कि आप घर बैठे अपनी बैंकिंग करें। हमने अभी रिसेंटली एक नई लॉन्च की है अपनी एक ऐप, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेक्टिव, सिंपल टू यूज़। आपने बिल पे करने हैं, आपने लोन अप्लाई करना है, आपने जो भी बैंकिंग करनी है, यू कैन डू थ्रू योर ऐप। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अपना एक्सपैंड करते जा रहे हैं। विल बी हैविंग अराउंड 540 ब्रांचेस दिस ईयर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर विल बी हैविंग 600 ब्रांचेस, बट वी आर नॉट गोइंग टू द लार्ज सिटीज़। हमने क्या किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए छोटे शहरों को, रिमोट शहरों को, और कई जगह पे ऐसी ब्रांचेस खोली हैं कि जहाँ पे वी आर दी ओनली ब्रांच इन द एंटायर एरिया। तो हमने उसको बिजनेस प्रपोजिशन ही रखा है। हमने खैर के काम के तौर पे, इस्लामी बैंकिंग की आउटरीच के तौर पे बहुत रिमोट एरिया में, बलूचिस्तान, सिंध हो, अच्छा रिजवान साहब, एक तो इन रिमोट्स में आप बैंकिंग की सहूलत पहुंचा रहे हैं, फिर आज भी हमारे बड़े शहरों में भी औरतों के लिए बैंक अकाउंट खोलना चैलेंज है। हम बहुत आगे आ गए हैं इस प्रोसेस में, हम बहुत सहूलत देते हैं ख़वातीन को, बट स्टिल यू नो किसी न किसी चीज़ की मियाँ का फलाना ले आए तो अब्बू का ये ले आए तो ये ले आए, हालांकि मोस्ट ऑफ द वुमेन इन दिस कंट्री आर यू नो जो कि स्मॉल बिजनेसेस घरों से चला रही हैं, उनके पास ऐसी कोई ना, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपनी फेसबुक से काम कर रही हैं वो, और उनको फॉर इंस्टेंस कपड़े बना रही है एक औरत, उसको बाहर से क्लाइंट हैं 2-4 जो आ जाते हैं, बेसिकली उसके लिए आसान किया है कि चैलेंज होता है एक औरतों के लिए अकाउंट खोलना। अब भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, ये दिस सेगमेंट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हमने वुमेन बैंकिंग के लिए अभी हमारी टीम, आपको फिर आपके क्वेश्चन को मैं प्रिसाइज भी जवाब देता हूँ, कि हमने रिमोट एरिया में बल्तिस्तान, गिलगित के भेजे, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो छोटी छोटी फार्मिंग कर रही हैं, फ़िश फार्मिंग,
ट्राउट की, क्योंकि वो टूरिस्ट जाते हैं और उसके लिए उन्होंने फॉर्म बनाए और मोस्टली वो ख़वातीन देखेंगे एक ही की रेंज में 10-15 फॉर्म से, तो हमने अपनी टीम से वहाँ भिजवाई हैं। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिकल डिजिटल मशीन रखी हुई हैं बायोमेट्रिक, कि हम अगर ज़रूरत हो तो हमारे कोई 200 से ज़्यादा रूरल वीडियोज़ हैं जो देहातों में जाते हैं, और वो एक डिफरेंट मॉडल है जो सिर्फ अभी तक बैंक इस्लामी के पास है, कि वो बैंक में नहीं आते। नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल द स्टाफ कम टू द बैंक एंड गो एवरी डे, दे डोंट, दे कम वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक समटाइम्स। वो जाते हैं एक देहात से दूसरे देहात, एक गोड से दूसरे गोड, एक चक से दूसरे चक, एंड दे स्प्रेड इस्लामिक बैंकिंग, दे गो टू द लेडीज़, दे गो टू द जेंटलमैन, फार्मर्स, और उनके टाइमिंग के हिसाब से कई दफ़ा फार्मर्स फ्री होते हैं सुबह 10 बजे, कई दफ़ा शाम को 4 बजे, तो वो वहाँ जाके आउटरीच करते हैं। स्पेशली हमने उनको टैबलेट्स दिए हैं, वहाँ पे जाके वो डिजिटल अकाउंट खोलते हैं। प्लस हमारा अब नए फीचर ये है कि आपको आसान अकाउंट खोलने के लिए यू डोंट नीड टू कम टू द बैंक, आप अपने ही मोबाइल से, यू मस्ट ट्राई इट, कि आप थंब करिए, अपना CNSI डालिए, अपने इन्फॉर्मेशन फीड करें, यू विल ओपन योर अकाउंट। 10 लाख तक आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द बैंक, और जितने भी चेक एंड बैलेंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो डिजिटल होती हैं, सो यू डोंट हैव टू सी द बैंक, सो इट इज़ सो मॉडर्न। अच्छा रिजवान साहब, आप ये देखते हैं कि ऑब्वियसली हम ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग की अगर बात कर भी लें, एवरीथिंग इज़ डिजिटल नाउ, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कि स्मार्टफोन्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन उनके अपने भी बिजनेसेस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतना डाइवर्स है पाकिस्तान के, हर किस्म के लोग हैं। अब उनको कैसे माइल किया जाए कि एक्चुअली यू नीड टू यू नो आपकी बैंकिंग भी होनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास शायद वो गैजेट्स ना हो। लकीली आप सही फरमा रही हैं, लकीली अब स्मार्टफोन्स आर एज चीपर एज आई मीन फ्यू थाउजेंड रुपीज़, तो मेजॉरिटी लोग जो बिज़नेस करते हैं उनके पास स्मार्टफोन है, क्योंकि अब ना व्हाट्सएप और दूसरे ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे उनको पैसे लेने जो है ना वो डिजिटल मजबूरी हो गई है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए कोई KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट बैंक ने बड़ी लेवरेज दी है जिनको हम आसान अकाउंट खोलते हैं, वन कैन ओपन जस्ट विद 100 रुपीज़, तो हम पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं, और 100 रुपये में एक कस्टमर अकाउंट खोल लेता है। और हमारे पास बहुत बड़ी सेगमेंट है जो लो इनकम सेगमेंट है, और बड़ी तेज़ी से उसमें बैंकिंग पॉपुलर हो रही है। और फिर हम उनको कार्ड्स दे देते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में चलते हैं, नेट बैंकिंग अगर उन्होंने करनी कर लें, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते, दैट कॉस्ट देम वेरी लिटिल, और उसके ज़रिए कार्ड्स के ज़रिए आउटरीच हो जाती है, अकाउंट नंबर ऑफ जो रास्ता का इनिशिएटिव उससे वो इंक्लूजन हो जाती है उनकी। अच्छा जी, इससे पहले भी आपने इस्लामी बैंकिंग बहुत सुना होगा, लेकिन शायद ये नहीं सुना होगा कि दिस इज़ ऑल्सो द एथिकल वे ऑफ डूइंग बैंकिंग। सो दिस इज़ नॉट ओनली कंस्ट्रेंट फॉर मुस्लिम्स, सिर्फ मुसलमान नहीं इससे इस्तेफादा करें, बल्कि दीगर जो भी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे परचम में एक सफ़ेद रंग भी है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दिस इज़ द एथिकल, दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग बैंकिंग। और बैंक इस्लामी का वही हम पहले बात कर रहे थे, क्योंकि वो हमें बड़ा रिफ्रेशिंग लगा था जिस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं, जो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनमें इंक्लूसिव है, यू कैन सी एक्चुअली एवरीबडी इन इट, और शायद आपका मकसद भी यही था। थैंक यू रिजवान अता साहब, थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सदर CEO बैंक इस्लामी पाकिस्तान, और या दैट वाज हिम। अच्छा जी, ओके, मूविंग ऑन, अभी हम क्रिकेट की तरफ वापस बात करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ओवर, एंड मोस्ट ऑफ अस यू नो कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि हम कल कितनी जबरदस्त सीरीज जीते हैं। ऑल्दो हम प्रिटेंड ये करना चाह रहे हैं कि जी हम जीतते रहते हैं, एवरीथिंग इट्स नो बिगी फॉर अस, बट ये बड़ी अरसे बाद हमारी किस किस्म की शहजाद भाई हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इससे पहले हमने राज भाई से बात की है। अहमद भाई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए फेवरेट नहीं था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक तारीखी कामयाबी हमने हासिल की है। अब आपकी नज़र में, चलिए आसान सवाल, आसान या मुश्किल पता नहीं, किसका क्रेडिट है? बोर्ड का, कप्तान का, ओवरऑल सबका, मतलब किसका? देखिए सबका। सबसे पहले तो यू नो वो जो डिसीजन जो हम इसी प्लेटफॉर्म पे जियो नेटवर्क पे बैठ के बोलते रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लेके आना है, उनको मौके देने हैं, और हमें ये बोला गया कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, औजार नहीं है, लेकिन जब हार के कोई और चीज बची नहीं तो फिर जाके हम डोमेस्टिक के प्लेयर्स लेके आए और वो टेस्ट सीरीज जीते इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें जो नुमाया कारकर्दगी जिन प्लेयर्स की रही वो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे। कामरान गुलाम थे, नुमान थे, साजिद थे। उसके बाद वही मोमेंटम और कॉन्फिडेंस लेके पाकिस्तान की टीम रवाना हुई, और फिर हमने एक और चीज कही थी कि अकाउंटेबिलिटी करें। जैसी अकाउंटेबिलिटी की, आपने अपने की प्लेयर्स को ड्रॉप किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने रद्दो बदल किया, और आप देख लीजिए रिजल्ट्स आने लग गए। थोड़ी सी ईगो हर्ट करनी पड़ती है, ईगो हर्ट होती है प्लेयर्स की, और वही प्लेयर जिनको आपने ड्रॉप किया था वो आके उन्होंने आपको परफॉर्मेंस करके दी है। और जो मेन स्ट्रेंथ जो रही है पाकिस्तान की वो रही है वहां पे बॉलिंग।
और बॉलिंग में वो बॉलिंग की है जिस तरह हम बात करते रहे हैं कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो यू गॉट टू मैच फायर विद फायर, और पाकिस्तान ने उनको फियर्सी बॉलिंग की है, अटैक किया है, उनको ना सिर्फ लेंथ बॉल की है, उनको बाउंसर्स पे भी आउट किया है, जो देख के बहुत खुश है। अच्छा ठीक है, ये सारी भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब बहुत सी और भी बातें हैं और जिसमें ऑब्वियसली अभी जो टीम बन चुकी है क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कि चैंपियंस ट्रॉफी तक हमें इसी तरह कायम रहना चाहिए जो हमारी टीम की पोजीशनिंग बन गई है, जो हमारा पूरा कितने लोग होने चाहिए, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर तो खैर हमारा इस तरह यूटिलाइज नहीं हुआ, या आपको लगता है कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन की अभी गुंजाइश है? जी देखिए, करते रहने, आपने रुकना नहीं है, आपने जैसे जैसे ही 2 3 4 चेंजिंगें की हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील्ड है ये, जो परफॉर्मेंस दे रहा है आप उसको टीम में रखें, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है आप उसकी जगह यंगस्टर को लेके आए। और अब आप ये भी, आई होप कि अब आप ये ना कहें कि आपके पास औजार नहीं है, बिकॉज जिन औजारों को आप ना होने के बराबर समझ रहे थे उन्होंने ही आपको बड़ी बड़ी सीरीजें जो जितवा दी हैं। तो बराए मेहरबानी ये जो अकाउंटेबिलिटी का मरला है ये जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्लेयर्स को ऑन टोज रखता है और प्लेयर्स भी चीजें ग्रांटेडली नहीं लेते। अब वो आखिरी सवाल, लेकिन हॉट टॉपिक, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा भाई। अब पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस मरतबा हम कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, सख्त रद्द अमल होगा। क्या करना चाहिए हमें? अब हमारा ये फैसला ठीक है? किस तरह का रिएक्शन हमारा होना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया देखना चाहती है, और जब पाकिस्तान के अंदर वो मिसहैप हुआ उसके बाद कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की इंटरनेशनल टीम्स को बुलाने के लिए, और ये चीजें नजम सिटी के दौर से स्टार्ट हुई। करते करते हम अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंच गए कि अब पूरी दुनिया की टीमें भी आ चुकी हैं और बड़े बड़े प्लेयर भी आ चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने के लिए तैयार भी हैं। भारत को हमेशा कोई ना कोई मसला प्रॉब्लम रहता है, और पहले वो सिक्योरिटी को लेके अपने कंसर्न जाहिर करते थे, लेकिन अब तो खुल के सामने आ रही हैं चीजें कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी, इट्स अबाउट पर्सनल पॉलिटिक्स। तो अगर आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेके आना ही चाहते हैं और भारत की तरफ से इस पे कोई पॉजिटिव शायकीने क्रिकेट के लिए स्टांस नहीं लिया जा रहा है, हमेशा पॉलिटिक्स को बीच में लाया जाता है, तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम। पहले की तरह नहीं, अब जो बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं, मिस्टर मोहसिन नकवी ने की हैं, वो ये है कि अगर भारत इस दफा पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान और भारत के बीच में सारे टाइज जो है वो खत्म कर दिए जाएं। पाकिस्तान भी जो इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंट होगा T20 वर्ल्ड कप, वो भी खेलने नहीं जाएगा। तो आई थिंक अब उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। अब देखना ये है कि जो बातें पाकिस्तान ने की हैं, क्या वो बातें पाकिस्तान पूरा कर सकेगा, मोहसिन नकवी साहब पूरे कर सकेंगे? पाकिस्तान ने एक्चुअली, यू आर वेरी राइट शहजाद, पाकिस्तान ने बहुत कम किया है। मतलब पिछली बार जब पाकिस्तान इंडिया पहुंचा है तो यही बात हो रही थी कि हम जरूर जाना चाहिए हमें, क्योंकि नेक्स्ट फिर उन्होंने भी आना होगा, तो पहल वाली बात जो होती है वो हमने कर दी। इसमें इंडिया का सियासतदानों का होता है और नुकसान होता है क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, और वो भी हमारे तो सियासतदानों को कोई गर्ज नहीं है। मतलब हम तो चाहते हैं हमारे सियासतदान भी और कौम भी कि आप आएं, 100 दफा आएं और हम भी जाएं। ये प्रॉब्लम सिर्फ उधर ही है। और वहाँ का भी अगर देखें तो द टीम जो है, लॉट ऑफ प्लेयर्स दे आर ओके टू कम, दे वांट टू कम। तो पॉलिटिशियंस जो हैं, सियासतदान जो है, उनको कुछ करना पड़ेगा। अहमद शहजाद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और कुछ फैसले जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे वो हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। और हुकूमत ने लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। नज़र आ रहा है कि इस बार हुकूमत इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगी और हमले में मुलव्विस 23 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। और ये तमाम 23 अफराद जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस पर हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। जिन अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं उनमें लंदन मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली, PTI रहनुमा मलाइका बुखारी, जुल्फी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा भी 153 अफराद के नाम को शामिल किया गया है लिस्ट में। इसके साथ साथ वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज करा दी है। हमारे साथ ही आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे। एग्जैक्टली बताइएगा
क्या कार्रवाई हुई है अब तक इन लोगों के खिलाफ, आगे का क्या इरादा है, और हुकूमत पाकिस्तान ने जो शिकायत दर्ज की है उसमें क्या कहा गया है? देखें, ये वो लोग हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो वाक़या हुआ था उसमें इन लोगों को फुटेज के ज़रिए शिनाख्त किया गया है, और फुटेज की शिनाख्त के बाद फिर इन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। अब इसमें जो कार्रवाई की गई है इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ये 23 अफराद की फहरिस्त है हमारे पास, जो ये वो लोग हैं जो डुअल नेशनल नहीं हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल हैं और इस वक्त यूके के अंदर मौजूद हैं। इनका स्टेटस जो है अभी तक शहरियत के हवाले से वो सिर्फ पाकिस्तानी है, डुअल नेशनल का नहीं है। इसमें मलाइका बुखारी भी हैं और इसमें जो हैं ये जो हैं शायान अली भी हैं, इन 23 लोगों के अंदर। तो सबसे पहले तो ये कार्रवाई की गई है कि इनके पासपोर्ट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, और जो इनके पासपोर्ट हैं वो PCL में डाल दिए गए हैं, यानी कि जो एक कंट्रोल लिस्ट है पासपोर्ट की उसके अंदर डाल दिए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि जब भी ये लोग पाकिस्तान आएंगे किसी भी कानूनी चैनल से, तो इनके पासपोर्ट हिट करेंगे और इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जाएगा? जो FIA का मुकदमा नंबर 3906/2024 है, जिसकी जो पाकिस्तान में दर्ज किया गया है इस वाक़े से मुतल्लिक साइबर क्राइम ने FIA के, इस मुकदमे में इन लोगों को जो है वो जब भी पाकिस्तान आएंगे गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अच्छा चलिए, वो तो जब पाकिस्तान आएंगे तो कुछ होगा, लेकिन अब जो वाक़या हुआ है वो तो हुआ लंदन में, और हुकूमत कह रही है कि ऑब्वियसली हम वहाँ भी कार्रवाई का ऐलान जो है उन्होंने कर दिया है, लेकिन क्या उम्मीद रखी जाए, कुछ हासिल वसूल होने वाला है इस कार्रवाई में? पाकिस्तानी चाहे वो डुअल नेशनल हो या सिंगल नेशनल हो, उनके खिलाफ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई इनिशिएट की है कि साबिक चीफ जस्टिस पे उन्होंने हमलावर होने की कोशिश की, उन्हें हरासा किया, उन पे उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया। तो इसकी FIR जो है वो पाकिस्तान में दर्ज हो चुकी है। अब क्योंकि इसमें दो तरह के लोग हैं, ये 23 लोग तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और 153 लोग वो हैं जो शनाख्त हुए हैं लेकिन वो डुअल नेशनल हैं। तो उनके पासपोर्ट जो उनके हवाले से भी हुकूमत बरतानिया को लिखा गया है, और यहाँ पे उनके नाम और उनके पासपोर्ट नंबर जिन पे वो इससे पहले ट्रैवल करते रहे हैं या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी इवन हैं, उनके CNIC नंबर जो हैं वो सिस्टम में डाल दिए गए हैं इन लोगों को शनाख्त करके। तो ये लोग जब भी अगर पाकिस्तान आएंगे 153 लोग, तो ये इनके पासपोर्ट भी जो हैं वो हिट कर जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी हमसे बात करने का। नेचुरली कुछ ना कुछ तो शायद करना ही था, बिकॉज ये हरासमेंट वाला इट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल नाउ, और कुछ रोकथाम बनती थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिन्होंने ये किया है उनके जो अहले खाना है पाकिस्तान में उनको हरास भी किया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। स्कॉटलैंड यार्ड से GNU न्यूज़ ने तस्दीक भी की है, पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी को नामजद नहीं किया, लेकिन ये वाक़या ज़रूर रिपोर्ट किया, और स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि जी हमें पता है ये सिटी काउंसिल की हदूद में हुआ था और वहाँ पे भी हम राब्ते में हैं और इसको इंक्वायर किया जा रहा है। सो या दैट्स द लेटेस्ट। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आएंगे। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश और लचक के बावजूद भारत हर धर्मी से बाज नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुताल्लिक PCB को आगाह कर दिया है, और बोर्ड ने भी ये मामला हुकूमत के सामने रख दिया है। ज़राए बता रहे हैं कि जी इंडिया के इनकार पर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा, और पाकिस्तान किसी हाइब्रिड मॉडल को भी कबूल नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। बाय द वे, इंडिया के ना आने की सूरत में जब तक दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात ठीक नहीं होते, दोनों मुल्कों के बीच में भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। और जुमे को आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी वाज़े कर दिया था कि अगर भारत हमसे नहीं खेलेगा तो हम भी उनसे नहीं खेलेंगे। भाई इट इज़ एज सिंपल। इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं।
अगर कोई इन राइटिंग आएगी तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और मैं गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करूंगा, और उसके बाद जो फैसला करना होगा करेंगे। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। भारत में ये एहसास मौजूद है कि पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तानी मामला खेलों की सालसी अदालत में भी लेकर जा सकता है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। दूसरी तरफ आईसीसी ने भारत के इनकार के बाद 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता स्केड्यूल का ऐलान करने का प्लान अभी डिले कर दिया है। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही, आपको पता ही है, अपनी टीम भारत भेजी है, लेकिन भारत हमेशा खेल में सियासत को शामिल करता है। अपनी 1.5 इंच की वो अपनी एक अलग बाउंड्री खड़ी करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान पहले भी आखिरी हद तक गया है मामलात सुलझाने के लिए, ये भी देखा जाए, और अब भी आखिरी हद तक जाए उनकी ना मानने के लिए। अच्छा जी, सोहेल इमरान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, याह्या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दोनों हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान, पहले तो लाहौर से ज़रा हमें बता दें, ये जो फ्राइडे को ये बात भी की है मोहसिन नकवी साहब ने, हमें तो वैसे बिल्कुल ठीक लग रही है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ रियली ट्राइड अ लॉट। मतलब हम गए भी, इंडिया भी जाके कर लिया, वरना तो हम भी तो कर सकते थे ना कि जी हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान आने से। इस पर भी आपको यही लग रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान शुड नॉट नाउ वी से इट कि बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, किसी हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान में ही ये पूरा टूर्नामेंट होना चाहिए। जी हुमा, जो जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू का, वो उन्होंने सपैर पे गुफ्तगू की थी और उसके बाद खासी डेवलपमेंट हुई थी। आईसीसी ने बता दिया उसके बाद जी उसके बाद वर्बली बताया है। ये देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पहले अपने मीडिया से ये खबरें लीक की, सारा कुछ बताया, लेकिन वर्बली बताया सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, और उसके बाद इन रिटर्न जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल ने उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। अब तक इंडिया ने कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने क्यों नहीं जाना, ना तो उन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी की कोई रीजन बताई है, ना ही उन्होंने ये लिखा है कि उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना किया कि नहीं जाना वहां पे। सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इंडिया ने ना तो कोई एतराज उठाया है पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से गवर्नमेंट को आगाह किया, और गवर्नमेंट अब इस हवाले से सख्त तरीन स्टांस के ऊपर गौर कर रही है। और जो माजी में होता रहा, जो पिछली 2 दफा हुआ कि पाकिस्तान ने वहां जाकर आईसीसी के इवेंट्स में हिस्सा लिया, इस दफा वैसी सूरत हाल नहीं होगी। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की मुशावरत से जो हुकूमत कहेगी उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है, और उसके ऊपर यकीनी तौर पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि अच्छा, पाकिस्तान इसके क्या सिनेरियो बन सकते हैं? इस पे हम याह्या से भी बात करते हैं। याह्या, इंडिया ने मना कर दिया और जाहिर है सिक्योरिटी की क्या वजह बनाएंगे, सारी टीमें आती हैं, अभी इंग्लैंड गई है, आके मतलब आके देख लें, चेक कर लें, किसी टीम को दुनिया में कोई एतराज नहीं है। वाला भी उन्होंने कहा नहीं है, कि हम अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं, क्या बनाएंगे? मतलब वो तो नेगेट हो जाएगा ना वैसे ही पॉइंट। सियासत, हाँ वो कह सकते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या होगा? इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान कहता है हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? आईसीसी का क्या स्टांस होगा? देखिए क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो अपने मसल्स को शो करें। और अब तक दोनों मुल्कों की तरफ से मीडिया में ही खेल हो रहा था, यानी इससे पहले गुफ्तगू भारत में भी अगर आप देखें तो कहा जा रहा था कि जी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की जा रही है कि जी सख्त तरीन स्टांस लिया जाएगा, हम भी नहीं खेलेंगे। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत, न तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न बीसीसीआई, दोनों के हाथ में ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत आपस में खेलें, ये फैसला हुकूमतों ने करना है। माजी में पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान टीम को भारत जाने दिया है। 2016 में हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, 2023 में हम उस वक्त भी वर्ल्ड कप भारत खेलने के लिए गए जब चैंपियंस ट्रॉफी से वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। हमने हर बार हमने लचक का मुजाहरा किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर भारत हठधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए।
क्योंकि बात दरअसल ये है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है, तो पाकिस्तान क्या देखे जी, हम अब भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रख दें। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सारे पैसे जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ एसोसिएट हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का मैच हो। ये जो अरबों रुपए क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में आता है, ये आईसीसी के रेवेन्यू से मिलते हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मसला पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है कि जी खेलों की सालिसी अदालत में हम लेकर जाएंगे। देखिए, खेलों की सालिसी अदालत में इससे पहले भी ये मामला जा चुका है और वहां पर क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला किया था। अच्छा, तो अभी हमारा केस जरा स्ट्रांग है आपको लगता है? क्योंकि अभी हम होके आए थे, एशिया कप में वो नहीं आए थे, हम गए थे, फिर दोबारा अब ये आने से इनकार कर रहे हैं। इस मर्तबा तो वी कैन पुट अप अ स्ट्रांग केस। देखिए, आईसीसी ने कैटेगोरिकली ये बात की हुई है कि जब दो मुल्कों के दरमियान कोई क्रिकेट सीरीज होगी तो वो फैसला दो मुल्कों की हुकूमतों ने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक हमारा टूर्नामेंट है, आपने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला, T20 वर्ल्ड कप में भी खेला। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने कार्ड वैसे आई एम सॉरी याया एंड सोहेल, ये कहना पड़ेगा कि आईसीसी को इस तरह हाथ खड़े कर देना ये भी कोई बनता नहीं है। मतलब दे आर गवर्निंग बॉडी है एक, अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क जा रहा है तो एक रेसिप्रोकेशन भी कोई चीज होती है। और ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने कोई रीजन भी नहीं इंडिया ने दिया कि भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, क्या मूड नहीं है नहीं जाने का। उसके बाद इन द पास्ट आई एम सॉरी ड्यूरिंग एशिया कप हमने ये भी देखा है कि ये फिर बाकी मुल्कों को भी माइल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि शायद सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में अच्छे नहीं है तो आप भी वहां जाने से इनकारी हो। वी हैव सीन दैट लॉबिंग इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें एक चले कोई कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है लेकिन एक केस तो बनता है ना इधर। देखिए उमा, बात दरअसल ये जो सारी सिचुएशन है और जो सारी सूरत हाल है वो ये है कि हमने तो हर बार भारत जाकर खेलने पर हामी भर ली, लेकिन भारत हमेशा हमारे साथ ये करता है और मुख्तलिफ खेलों में तो हमारी फेडरेशंस को वीजे भी नहीं मिले। अभी कुछ दिन पहले लाहौर भारत की एक फाइटिंग टीम आई थी जो कि फाइटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके गई है। हम तो उनके लोगों को वीजा भी देते हैं, हम तो उनके लोगों खिलाड़ियों को वेलकम भी करते हैं। जी हमें वर्ल्ड कप के दौरान वीजा कितना इशू आया था। सुहेल आप क्या कह रहे थे? प्लीज ऐड कीजिएगा, साथ ये भी बता दें कि नेचुरली वो नहीं आएंगे तो हम भी 2026 वाले वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। आर दे ओके विद इट कि हम ना आए? मेरा ख्याल है, या फिर उनको लग रहा है कि आईसीसी कुछ जरा पुश कर देगा तो हम फिर पहुंच जाएंगे। अब्दुल्ला, ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। आगे 4 इवेंट्स होने जा रहे हैं अगले 2 से 3 बरसों के दौरान इंडिया में, जो कि आईसीसी के इवेंट्स में, और पाकिस्तान जजेस की चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं। और जो स्टांस की बात की जा रही है कि एक सख्त मौकफ सामने आएगा, वो यही है कि इंडिया में होने वाला जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे पाकिस्तान वहां जाकर नहीं खेलेगा। बल्कि ये भी फैसला किया जा रहा है कि अगर फर्ज कर लें कि आईसीसी, जो कि बड़ा असर रसूख, जो अभी आप लोग बात कर रहे थे कि जी आईसीसी क्यों अपने हाथ खड़े कर देती, तो आईसीसी असर रसूख ये है कि उसने एक परसेप्शन पूरी दुनिया में क्रिएट कर दिया हुआ है कि जी सारे का सारा रेवेन्यू जितना कमाया जाता है वो इंडिया से आता है। अब अगर मान भी लिया जाए कि इंडिया से आता है, तो अगर 60% इंडिया से ये रेवेन्यू आता है तो क्या अकेला इंडिया जो है वो श्रीलंका से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो वो 60% कहां से आएगा? ये रेवेन्यू नहीं आएगा, ये रेवेन्यू नहीं आएगा। ये पाकिस्तान से खेलने की वजह से रेवेन्यू आता है बिकॉज़ उनकी आबादी इतनी बड़ी है, इतनी आई बॉल्स हैं। और वैसे तो असूली इख्तिलाफ इस बात पे भी होना चाहिए कि आईसीसी शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब रेवेन्यू कहां से आ रहा है तो नेचुरली फिर आपका टिल्ट भी उस तरफ होगा और जो फिर फैसले आते हैं वो नजर आ जाते हैं। मतलब ये बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को ये बात किसी पे भी पड़ सकती है ना इवेंचुअली, तो ये बात तो नजर आ जानी चाहिए और इस पे बात भी होनी चाहिए। और अब तो जय शाह जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे 1 दिसंबर से, तो वो तो आप आईसीसी बीसीसी में फिर फर्क ना करें। देखिए इसमें तो आईसीसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। सोहेल और अब्दुल्ला जी या एक सेकंड, सोहेल जी आप कंप्लीट करें, क्या कह रहे हैं?
जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसमें आईसीसी को अब आने वाले दिनों में अपना एक रोल अदा करना पड़ेगा, एक अपना इस असर रसूख से निकल के जो कि उसका इंडिया के ऊपर है। अदरवाइज ये मामला जो है वो लिंगर ऑन करता रहेगा और वक्त गुजरता जाएगा। आज 100 डेज टू गो वाली सेरेमनी होनी थी, वो आप नहीं कर पाए, आपको शेड्यूल अनाउंस करना था, वो आप नहीं कर पाए। सारी चीजें सारे का सारा और ये रेवेन्यू वाली बातें ना आप दोनों के लिए वैसे ये छोड़े, इंडिया को लगता है कि कभी कभार इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दे वुड रादर हैव पाकिस्तान आइसोलेटेड then worry about the revenue bit. जी या आप कह रहे थे कुछ? देखिए, पाकिस्तान को अब ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो 60% रेवेन्यू है वो भारत जनरेट करता है, लेकिन ये रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है ये भी तो इंडिया को और दुनिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर भारत के साथ पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं तो ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? ये टीवी राइट्स के मामला है, ये टिकट कैसे बिकेंगे? तो इस हकीकत को भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और अभी आप थोड़ी देर पहले जय शाह की बात कर रहे थे, जो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी टेक ओवर करने लगे हैं, तो उनकी भी ये ख्वाहिश है कि जी मेरे आने से पहले जो है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। और जहां तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रही हैं, तो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक कठपुतली से ज्यादा और कोई हैसियत उसकी नहीं है, उसकी अपनी कोई हैसियत, अपनी वुकत नहीं है। नहीं तो फिर अगर उनकी हैसियत नहीं है तो उनको मानने की जरूरत भी क्या है? उनकी क्या ख्वाहिश है कि उनके आने से पहले ये मामला हल हो जाए, भारत ना जाए या भारत आ जाए? वो क्या हाउ डज ही सी दिस हैपनिंग? देखिए अब्दुल्ला, जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो होगी, ये तो मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई तो फिर बहुत मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि अपने कार्ड बहुत स्मार्टली खेलने चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए 8 साल का आप साइन करते हैं, सब साइन करते हैं, उन्होंने भी किया हुआ था, उनको पता था ये होनी है सीरीज पाकिस्तान में। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप की बात आई, यदि पाकिस्तान भारत जाकर खेलने से मना कर देगा तो पाकिस्तान को पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो पार्टिसिपेटिंग जो मुआहिदा है उसको साइन किया हुआ है। तो भाई भारत ने भी तो साइन किया हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी चीज को रखना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो किया पार्टिसिपेटिंग मुआहिदे को साइन, ये टूर्नामेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में होना था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी दूर तक इस चीज को लेकर जाता है। अगर हम 2023 में भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह अपने कार्ड खेलता है और किस तरह भारत, उसने तो पार्टिसिपेटिंग जो मुआहिदा है उसको साइन किया हुआ है ना, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रहना चाहिए। और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो ना पहले कोई हैसियत थी ना है, अगर होती तो फिर पाकिस्तान और भारत खेल चुके होते। अब ये भी वैसे लेटिंग देम ऑफ द हुक इजी वाली बात होगी या कि आईसीसी की तो पहली, मतलब अगर हैसियत ही नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं उधर? नंबर 1, या तो फैसले ये देना शुरू कर दें कि जी ना इंडिया में कोई ऐसी इवेंट्स होंगे, चैंपियनशिप्स होंगी, ना पाकिस्तान में होगी, क्योंकि दोनों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि हमें नहीं होती। तो फिर आप फैसला कर लेंगे कि एंड में आके उस नहज पे आके जब ये होने वाला होता है, एवरी ईयर वी गो थ्रू द सेम डिस्कशन, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है ना। एक ही दफा फैसला हो जाए जी आगे कुछ नहीं कराना, या फिर अब आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए फैसला हो जाए, क्योंकि अगर वो अभी नहीं आएंगे तो हम नेचुरली फिर नहीं जाएंगे। और ये भी कोई स्टेटेड फैक्ट नहीं होता कि चलो पाकिस्तान अगर इंडिया पहुंच ही गया तो फिर अब हमने ये डन कर लिया कि इंडिया भी आएगा। ये कभी भी श्योरिटी इस चीज की नहीं होती, तो नथिंग रियली कम्स आउट ऑफ इट। अब इन चीजों के फैसले हो जाने चाहिए। जी सोहेल। अब्दुल्ला, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस हवाले से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हट के भी अगर बात की जाए तो इसमें हुकूमत जो है वो अहम उसका किरदार बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2023 में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन अपना केस लेकर हुकूमत के पास नहीं गए थे। उस वक्त की हुकूमत के पास जो थी वो तकरीबन यही लोग थे उस वक्त भी। तो उससे पहले ही वजारत खारजा की जानब से ये रिलीज कर दिया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए वहां पर जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां के सिक्योरिटी के मामलों का जायजा ले सके। अब देखना यह है कि जो हुकूमत है इस वक्त की वो इसके ऊपर कितना स्टांस लेती है और कितना क्या लगता है आपको कोई मौके में तब्दीली आ सकती है? क्योंकि अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो मियां नवाज शरीफ के भाई हैं, उधर मोदी की हुकूमत है, मतलब बीजेपी और पीएमएलएन के पहले भी हमने ताल्लुकात देखे उतने नहीं खराब रहते। मतलब अभी देयर इज अ डिफरेंट सेटअप इन पाकिस्तान। इस मरतबा भी उन्होंने यही फैसला किया जो रवायती तौर पर करते आए हैं। कोई तब्दीली आ सकती है या फिर अभी तो अनाउंस कर दिया, अभी तो बहुत लेट हो गया? अभी तो ये बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में, ये बड़ा मुश्किल फैसला, हम लोग तो इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अब हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत को उसी तरह जाना चाहिए जो इस वक्त पब्लिक सोच भी रही है। पॉपुलर फैसला यही है कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो हमें भी इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसका होगा क्या फिर? होगा, मुझे बताएं, इंडिया या नहीं आएगा? नहीं आ रहा, पेनल्टीज पड़ेंगी इंडिया को। या नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड पे नहीं मानते या आपको लगता है कि हम मान जाएंगे?
या हम नहीं मानते हाइब्रिड पे, तो क्या होगा फिर? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी विदाउट इंडिया, मतलब हम एक सिनेरियो इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कस कर लें, क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं हाइब्रिड पे नहीं जा रहा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा रहा, मैं पेनल्टीज के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, 2023 में हम गए ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और हमें कहा गया कि आपने जो है वो पार्टिसिपेटिंग मुआहिदे को साइन किया हुआ है, अगर आप नहीं गए तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैं आपको दो मिसालें बता दूं। 1996 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ, और तामिल के जो मसाइल चल रहे थे श्रीलंका में, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने वहां जाकर खेलने से मना कर दिया, उनके मैच को फॉरफिट कर दिया गया। 2003 का वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका, कीनिया और जिम्बाब्वे में हुआ। इंग्लैंड ने अपना मैच हरारे में जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेला, और नैरोबी में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कीनिया के साथ नहीं खेलने गई, और उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाया। आप सवाल ये करें कि भाईजान इंडिया किस चीज का सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है? इंग्लैंड आ रही है, 2 बार पाकिस्तान आ रही है, जनूबी अफ्रीका आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो फिर आप बता दीजिए आपको किस चीज का बहाना है? आपके अगर खिलाड़ी भी ये बात कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज कह रहे हैं, तो आप बताइए दूसरे खिलाड़ियों की जिंदगी नहीं है? चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए खिलाड़ी आ रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान आ रहे हैं, बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान को इन चीजों पे रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर वो कहते हैं कि जी आपने पार्टिसिपेटिंग माहिदे साइन किया है, इंडिया ने भी किया है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज पे रहना चाहिए। मेरा ख्याल है ये सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत पॉइंट। चले, इन एनी केस अब लग रहा है कि वी आर ऑल्सो गेयर्ड अप फॉर दिस फाइट, क्योंकि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जवाब जो दिया है, मतलब हम गिव इन करने वाले नहीं हैं इस बार। एंड वी हैव, जिसको कहते हैं ना, वी हैव डन आवर बिट। हम गए भी हैं, ऑल्दो कोई ट्रीटमेंट खास नहीं थी। आपको पता है कि आप लोगों को ही कितने एंड पॉइंट पे जब इंडिया गए थे तो वीजा कितने लास्ट मिनट, कुछ मैचेस तो मिस ही कर दिए थे पाकिस्तान और के। फिर आईसीसी का इवेंट था, हमारी टीम बाहर हो गई, लेकिन हम स्पोर्ट्स तो कवर करते हैं। फिर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को क्या कहा था जी वापस आ जाएं, मतलब इन एनी केस हमने जितनी कंट्रीब्यूशन करनी थी कि ये जो ट्रैक पे आ सके इंडिया पाकिस्तान की सारी सीरीज एंड मैचेस, वो हमने अपनी कंट्रीब्यूशन कर ली। इट इज द ओनस इज ऑन इंडिया नाउ। बहुत शुक्रिया आपका याया, बहुत शुक्रिया सुहेल। हम अपना हिस्सा डाल चुके हैं, हम अपना काम कर चुके हैं। अभी तवक्को की जा रही थी कि हम 2023 में, बिल्कुल इन्हीं दिनों की बात है जब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेलने गए थे, कि वो इंडिया भी आएगा फिर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तब भी ये सवाल हम लोग कर रहे थे, तब भी हम ये सवाल कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले भी काफ़ी बातें हो रही थी कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट, लेकिन हम चले गए। लेकिन तब भी हमारा एक क्वेश्चन मार्क था, चलो हम तो चले गए, क्या वो आएंगे? और अब हम उधर ही पहुंचे हुए हैं जहां उन्होंने इनकार कर दिया आने से। अच्छा जी, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि स्मॉग मैचेस को ना अल्टीमेटली मुतासर करना शुरू हो जाए। क्योंकि कोई पता नहीं है, किसी भी महीने में सूरत हाल शुरू हो जाती है। नहीं, किसी महीने में ही नहीं होती, मतलब अक्टूबर में इस महीने इस दफ़ा हुई है, और अक्टूबर में इससे पहले कहाँ होती थी स्मॉग? पेशावर तक पहुँच गई है। कभी आपने सुना था पेशावर में इस तरह स्मॉग होती है? सो कौमी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना हो गया है, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आपको बताया था 14 को होगा, फिर 16 का होगा, फिर 18 को होगा। और बट इन द मीन टाइम, चूंकि आपने स्मॉग का जिक्र कर ही दिया, तो चलें आए मजीद स्मॉग पे बात कर लेते हैं, बिकॉज वाकई वो भी शहर इस लपेट में आ रहे हैं जो कि हमने पहले एटलीस्ट पिछले साल तक तो हम नहीं ये कवर कर रहे थे। बट मुल्तान जो है, वहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कोई ख़तरनाक लेवल पे वहाँ पहुँचा हुआ है, और मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जिससे बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। और ऐसी सूरत हाल में निश्तर अस्पताल में स्मॉग काउंटर जो है वो बना दिए गए हैं, और इस हवाले से जौहदत नदीम, विजुअल्स देखें आप जरा, जौहदत नदीम हमें बता रहे हैं। जी, मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इस हवाले से मुल्तान के सबसे बड़े अस्पताल निस्तर अस्पताल में जो है इक़दाम किए गए हैं वीसी डॉक्टर काजिम की जानिब से, जहाँ पे एमरजेंसी वार्ड के अंदर, ओपीडी वार्ड के अंदर जो है वो स्मॉग काउंटर्स बनाए गए हैं, जबकि मरीज़ों के लिए 10 बेड्स जो हैं वो एमरजेंसी में रखे गए हैं, और इस तरह से ओपीडी वार्ड के अंदर स्मॉग के मरीज़ों के लिए 10 बेड्स जो हैं वो रखे गए हैं। इस हवाले से अगर निस्तर में बात करते चलें तो स्मॉग की बाइस जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें इजाफा देखने में आया है, जिसमें खांसी और सांस की बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर अरसलान मौजूद हैं। सर, स्मोक की आपको जिस तरह पता है कि सूरत हाल थोड़ी बढ़ रही है, उस हवाले से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह विजिलेंट है इस हवाले से। तो यहाँ स्मोक काउंटर बना हुआ है। इसके अलावा जो भी है स्क्रीनिंग हो रही है पेशेंट्स की, बस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, मास्क लगाएं,
बिला वजह सफ़र न करें, घर से ना निकलें। मुल्तान में निस्तर अस्पताल के अंदर अभी ताहाल स्मोक के पेशेंट्स जो इमरजेंसी वार्ड में नहीं लाए गए, लेकिन ओपीडी में स्मोक के पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं और लोगों से यही मुतालबा किया जा रहा है माहिरीन सेहत की जानिब से भी कि स्मोक में निकलने से परहेज़ करें, मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएँ ताकि जो स्मोक के असरात हैं उनसे जो है वो कंट्रोल किया जा सके और अपने आप को बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जौदत। अब बाय द वे जौदत के पीछे भी हम कुछ लोग देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे। अब मतलब इस नहज पे बात पहुंच गई है कि जहाँ अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, आपकी बीमारियां इतनी हो गई हैं तो एटलीस्ट वेयर अ मास्क। और ये मास्क भी कोई नई चीज़ नहीं है, हम यूज्ड टू हो गए थे, हम कोविड के दौरान सारे मास्क ही पहनते थे एंड ऑल दैट, तो हम क्यों इस बात को भूल गए? मुझे बताए क्या आपको लग रहा हो कि भाई ये ओस्टोस फॉग तो पहले भी होती थी, आप देखिए रंग का फ़र्क देखिए, रंग में वाज़े फ़र्क है। मतलब ये ग्रे पूरी इर्द गिर्द का माहौल आपके हो जाता है, भूरे जी मटियाला सा गंदा, वो फॉग का और ही अगर आपको लगता है कि नहीं जी लोग तो मास्क पहन के बीमार हो रहे हैं, मतलब अगर 20% 30% भी अगर बचत हो जाती है तो इस वक्त तो हमें मतलब वी आर क्लचिंग ऑन स्ट्रॉज। हालात इतने बुरे हैं कि कोई भी छोटी सी चीज़ आपको लगता है कि कोई मदद कर सकती है तो डू इट, उसको फिर आप करें। मास्क इज नंबर 1 इन दैट। सुबह बिल्कुल सुबह नंबर 1 पे भी रहा है एट सम पॉइंट, एट वन पॉइंट इन टाइम मुल्तान शहर जो है। इससे पहले मुल्तान कहाँ आता था मुझे बताएं? पेशावर तक बात पहुँच गई है। ब्रेक के बाद मैंने अच्छा जी, अब जो हम बात करने जा रहे हैं उससे पहले हमने सोचा कि कुछ आदाद व शुमार जो हैं, कुछ स्टैट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। आलमी इदारा सेहत कहता है कि पाकिस्तान में सालाना 8000 अफराद ख़ुदकुशी कर लेते हैं, यानी रोज़ाना तकरीबन 22 लोग जो हैं वो मौत को अपने गले लगा रहे हैं। जबकि वजारत सेहत के ऐवान में पेश किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 8 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, यानी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें, और ऐसे मसाइल के हल के लिए 24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में 1000 से भी कम माहिरीन नफ्सियात हैं और इनमें बच्चों के स्पेशलिस्ट की तादाद तो बिल्कुल ही मुट्ठी भर है। वजह वही है कि हम साल साल से बात कर रहे हैं, जहनी सेहत को कोई सीरियस नहीं लेता है और जहाँ जिस्मानी सेहत को अहमियत दी जाती हैं वहाँ दी जाना शुरू हुई है। अब लिटरली जुमा 8 दिन हुए हैं। जिम कल्चर या अपनी ख्याल करना या अपना वर्कआउट करना इससे पहले कहाँ आम था मुझे बताएं। अब जितने लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को या फिटनेस को फिटनेस को और हेल्थ को गौर करते हुए या उसको टेक केयर करते हुए पहले नहीं होता था। सो ये है हमारे मसाइल, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए कुछ कदम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हल तो शायद नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट आगाही के लिए कि लोगों को ये बताया जा सके कि दिस इज इम्पोर्टेंट। भाई इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़हनी सेहत की इम्पोर्टेंस से मुतालिक अवेयरनेस भी हो और इन मसाइल पर बात करने के जो फोरम्स हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वरना बात ही किधर करेंगे और कहाँ से सीखेंगे कि डील किस तरह करना है। और यही सोच जो है वो मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने मिलकर के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। इस सोच को लेके इसके तहत क्या कुछ होना है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमाला मारवी टिपाल, मारवी टपाल, उन्होंने अभी अपना नाम भी बताया, डायरेक्टर है पाकिस्तान ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। ज़बरदस्त काम है। और पहले तो ये बताएं कि आपकी रिसर्च में ये पता चला आपको कि क्या पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो जहनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट समझते भी हैं कि नहीं समझते? मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में स्टिग्मा बहुत है, तो हम इस पे बात नहीं करते। हम समझते हैं कि जिस इंसान जो सफ़र कर रहे हैं ज़हनी इश्यूज़ के साथ, वो बताते नहीं हैं क्योंकि एक स्टिग्मा लग जाता है कि पता नहीं ये वीक है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो एक स्ट्रेंथ की एक वो उसके साथ इट्स कनेक्टेड टू दैट। सो लोग बात नहीं करते, लोग पहचानते नहीं हैं। इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं कि साया आ गया, ये हो गया, जेल में उतर गया, नज़र लग गई, इस तरह की भी चीज़ें आती हैं। सो आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन नीड्स टू टेक प्लेस एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। और हमें ये वाकई समझना है कि ज़हनी सेहत में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या है ये,
और इसके At least हम लिए बात करने को तैयार हैं। बात करने के लिए तैयार रहें, हम अपने दोस्त अहबाब के ऊपर नज़र रखें, फैमिलीज पे अच्छा, नज़र ये रखें। इतना बड़ा एक जी। समुंदर है, जी, कहाँ से शुरू करें? ये बड़ा अहम मुझे समझ नहीं आता कि मैं भी कितनी दफ़ा इस पर बात करना चाहता हूँ, हम भी पब्लिक फोरम्स बुलाए जाते हैं, ये एक अहम सवाल होता है जहन में कि ये इतना वसी टॉपिक है कि कहाँ से शुरू करें, और हम 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जिसमें करोड़ों लोग इन मसाइल से गुजर रहे हैं। यू नो अब्दुल्ला, आप कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें, बट वी शुड बी प्राउड व्हाट वी आर गोइंग आउट टू डू। MKRF और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन हो सकता है, पोटेंशियल टू। ऑफ कोर्स हमारा मुल्क भी बहुत बड़ा है, तो अगर हम कैंपेन करने जा रहे हैं तो बड़ा ही होना पड़ेगा टू रियली इन्फ्लुएंस। तो उम्मीद है कि इस कैंपेन के ज़रिए कुछ तब्दीली आएगी, लोगों में आगाही होगी, और वी आर एबल टू रियली इम्पैक्ट पीपल्स लाइव्स। आप कह रहे हैं कि किस तरह कितने लोगों को किस तरह हम लोग ने इस वक्त बेसलाइन किया हुआ है जो कि हमें बताएगा कि किस हद तक लोगों में आगाही है और हमने इसको किस तरह तब्दील करना है। तो वी आर एक्चुअली मेजरिंग कि इस कैंपेन का क्या उस इफेक्ट तरफ होगा। है कि अभी हम मेजर कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास डेटा बेहतर आएगा ऑफ हाउ टू गो ऑन अबाउट। बिल्कुल, ये हमें करेगा कि कौन से इश्यूज हैं जो कि जिस पे हमने ज़्यादा जोर देनी। स्टेप 1 क्या है हमारा, ये गेज करना कि लोग किन मसाइल का शिकार हैं, जहनी मसाइल का, या स्टेप 1 है कि आगाही ऑलरेडी हम इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करना शुरू करें बिल्कुल कि ये मसाइल हैं, एंड इफ यू सी समबडी अराउंड यू सफरिंग और बिहेविंग लाइक दिस, आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू हेल्प देम। और मेरा ख्याल है इससे तो एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि कभी कभार क्वेश्चन मार्क होता है किसी की कंडीशन पे, समझ नहीं आ रही होती कि इधर मसला क्या है, और उसको खुद भी नहीं पता होता। समझाएं जी, और अगर इस पे बात हो, समझाएं हो, तो लोग people can actually connect the dots कि this is what I'm going through and there is इसका इलाज है, इससे बेहतर ही आ सकती है, इसमें आप बेहतर भी हो सकते हैं। ये होप दिलाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आई थिंक रिड्यूसिंग स्टिग्मा का एक अहम हिस्सा यही है कि एक तो आप पहचानें कि जब एक शख्स परेशान है तो उसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। एक तो डेली परेशानियां होती हैं, वो हम सब की होती हैं, एंड फॉर दैट देयर आर कोपिंग मैकेनिज्म्स। आपने शुरू किया इस गुफ्तगू को विद टॉकिंग अबाउट जिम, टॉकिंग अबाउट वॉकिंग। हमारे बहुत सोशल सोसाइटी है, हम दोस्तों के साथ रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, इसका बहुत पॉजिटिव एक हिस्सा होता है, where we look after each other, we care for each other. So these are all positive coping mechanisms. ये आपकी डेली लाइफ में आपके एंजाइटी को they help you get by. लेकिन that's not enough often. कुछ लोगों को ज़्यादा there are more serious things going on. At that point आपने इग्नोर नहीं करना, आपने you have to get help. कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए, काफ़ी लोग बल्कि नमाज के ज़रिए इस तरह के उनको सुकून मिलता है। So these are all very good ways of looking after yourself, but often you need to also seek alternative. अच्छा, एक और चीज़ मैं क्यूरियस हूँ, बिकॉज हम बहुत इसी फोरम पे हम बड़े कैंपेन्स का हिस्सा होते हैं जहाँ हम लोगों को माइल कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, मतलब जो कि बड़ी ही बेसिक किस्म की अब दुनिया में तो ख़त्म हो चुकी है चीज़, और इसके अगर आप ना पिलाएं और उसके जो असरात होते हैं वो बड़े फिजिकल होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि आपसे क्या कोताही होगी, आपको करना चाहिए था। अब मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो कि नज़र नहीं आ रही है सच, क्योंकि वो प्राइवेट और वो इसका शेम का भी एक दायरे में आ जाती है, लोग पर्सनालिटी पे भी डाल देते हैं। एग्जैक्टली, आपका पर्सनालिटी ही इफेक्ट हो जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि हाउ डू वी कन्विंस पॉपुलेशन जो कि अभी तक पोलियो के कतरे टाइप पे नहीं आई, दैट इज़ अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, और वो बाय द वे बिल्कुल हर जगह है, मतलब आप रूरल में भी है, वो अर्बन में भी है, यहाँ भी लोग रेजिस्टेंट होते हैं। उनको हम किस तरह माइल करें कि ये मेंटल हेल्थ एक बड़ा सीरियस इशू है और इसको समझें। आई थिंक वंस हम समझने लगें कि मेंटल हेल्थ की अहमियत क्या है, एंड व्हाट इफ़ इट्स निगलेक्टेड देन व्हाट इट कैन लीड टू। आपने सुसाइड से शुरू की बात, स्टैटिस्टिक्स की, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ वेरी सैड इफेक्ट ऑफ व्हाट मेंटल हेल्थ कैन लीड टू। तो हमें वी हैव टू बिकम अवेयर कि दिस इज़ व्हाट कैन हैपन, वी हैव टू कैच इट अर्ली, और प्रिवेंशन पे हमारा जोर होगा इस कैंपेन में कि आप
अपने आप को संभालें, अपने दोस्तों को संभालें, अपनी फैमिलीज़ को संभालें, ताकि हम उस लेवल पे ना जाएं where there is crisis prevention And is there are required. signs, you know, the signs That's right. are visible from the childhood or at least from the teenagers. A person who has a tendency to, you know, to be affected by such issues, their signs are very visible. So वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये देखने की, क्योंकि बच्चे जब 13, 14, 15 साल की उम्र में होते हैं, एक मेजर ब्रेकडाउन जिन लोगों को आगे टेंडेंसी होती है कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से दो चार हो सकते हैं, मेजर ब्रेकडाउन तो 14-15 साल की उम्र में आ जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद इतने वेल इन्फॉर्म्ड हों कि आप वो डिटेक्ट कर सकें वो क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली टीनेज के और भी बड़े मसले होते हैं। अगर हम उसी उम्र की बात करें, जिनको आप कहते हैं जी ये ग्रोइंग पेन्स हैं और ये ठीक हो जाएंगे, और बहुत सी ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन यू नीड टू नो इनफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि क्या नॉर्मल टीनेज इश्यूज चल रहे हैं और क्या लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली अवेयरनेस का हिस्सा है और सिखाया जाता है। हमारे यहाँ ना अजीब से पहलू हैं, मतलब हम वैसे या तो हम एंटीबायोटिक्स जब खानी होती हैं तो हम बगैर कोई प्रिस्क्रिप्शन के खाए चले जाते हैं, फक्कियों की फक्कियाँ। और फिर अगर किसी ने कह दिया कि जहनी सेहत तुम्हारी इस पॉइंट पे है कि ये दवा तुम्हें लेनी पड़ेगी कुछ अरसे, हम नहीं लेंगे। हाँ, हम नहीं लेंगे, वरना तो खुले में आराम से, मतलब कि मिठाइयों की तरह दवाइयाँ खा लेंगे, लेकिन जब कोई बता दे। बिल्कुल, एक्चुअली मसला ये है कि बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। कभी हम कुछ ज्यादा ही ले रहे होते हैं, देयर इज अ लॉट, हमें नज़ला खांसी जुकाम होगा तो हम उसकी दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे, वायरल में भी ले रहे होंगे। लेकिन इवन फॉर मेंटल हेल्थ काफ़ी लोग नींद की गोलियां खा रहे होते हैं, उस तरह की गोलियां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट थिंकिंग, एंड दीज आर, you know, these have to be prescribed. They are dangerous friends. These are dangerous friends, बिल्कुल. So one has to be careful कि one takes prescription, one takes care, और आपने help seek करना है from qualified practitioners. अगर आपको लगता है कि serious कोई है issue, तो आप बेशक ढूंढें किसी practitioner को, qualified practitioner को, and then follow the care that is required. लेकिन mental health के साथ there is also a lot of talk therapy, there is a lot of coping through even like exercise, yoga, इस तरह की भी चीजें हैं that can physical help you. activity is important. बिल्कुल, physical activity. And Kamila, may I add here while we are wrapping this up, कि ये if somebody is going through some mental health problem, so it is not his problem alone. सारी जो family उसके immediate members होते हैं, they also need to be a part of the system to that person को। तो ये बड़ी इंडिविजुअल आइसोलेटेड लगता तो ये ना कि वो मेंटल हेल्थ है तो अपने बंदा अपने अंदर ही गुम हो चुका है, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों का इन्वॉल्व होना और उसको मदद करना ये बहुत ज़रूरी है। सो दैट नेटवर्क इज एक्सट्रीमली और जहाँ हमारे यहाँ जाहिर है कि एक मर्दों को एक जाली से ब्रवाडो मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं हम तो किसी मेंटल हेल्थ का शिकार नहीं हो सकते, वो भी हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन जो सफ़र नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, जो गुजर रही होती हैं इससे, इस बीमारी से या फिर इस तकलीफ़ से, उनके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा साजगार नहीं होता क्योंकि उनका मियाँ नहीं उन्हें सपोर्ट कर रहा होता। कितनी शादियाँ इसको लेके ख़त्म हो जाती हैं या ससुराल वाले अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसकी मदद करें और उसको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। ऐसे नाम हमने इन द पास्ट ऐसी चीज़ों को दिए। एक बड़ी चीज़ होती थी इन द 80s एंड 70s, लोग कहते थे जी हिस्टीरिया हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें आपको सुना ही होगा आपने, whereas there was clearly something else going on, और बस एक नाम दे देना। खैर एनीवे, और हम जो है ना इस कैंपेन के थ्रू ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलके इस पे जिस तरह गुफ्तगू की जाती है वो अंदाज भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सो कामिला साहिबा हमें मज़ीद बता सकती हैं मुख्तसरन हमारे पास कि हम इस पे सफ़रिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो इमेजेस हम दिखाते हैं पहले दिखाते रहे हैं अक्रॉस द मीडिया, आप कहीं आर्टिकल पढ़ लें वो एक सर में दिया हुआ बंदे ने, हम बात करते हुए दिखाना चाहेंगे, मदद लेते हुए दिखाना चाहेंगे। आई थिंक पॉजिटिव मैसेजेस बहुत अहम होते हैं टू चेंज बिहेवियर, बिकॉज इट शोज यू कि मुमकिन है कि हम तब्दीली ला सकते हैं। इट्स नॉट होपलेसनेस। मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादातर इश्यूज दे कैन बी रिजॉल्व्ड विद केयर, विद लुकिंग आफ्टर। हम एक दूसरे का ख्याल अगर रखें तो उसमें भी वो रिजॉल्व हो जाते हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप. If we don't neglect each other, we look after each other, and it can be resolved. So the language has to be positive. हमने ज़्यादा मज़ीद स्टिग्मा नहीं लाना। बेशक हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इस तरह के लफ्ज़, पागल है, क्रेज़ी है।
these are not helpful because ये मजीद stigmatize करते हैं लोगों और है को। भी नहीं और है they- भी नहीं, so because I this is mean a these different are problem things that we altogether. all suffer, very normal people suffer. And एक और चीज़, yes काफ़ी लोगों में symptoms नज़र आते हैं, they isolate themselves, but many people they keep it inside, तो वो नज़र भी नहीं आते हैं। That's right. People are very functional, रोज़मर्रा के लोग होते हैं जो आपके जॉब्स में होते हैं, and are they not do necessarily- need help, yes. they just can't They ask cannot for express it it, always. yes. बहुत शुक्रिया कामिला, अच्छा लगा ये बात करके, because people need to start talking about this, इसको एक normalize करें, और हमने इसमें बात होगी तो बस कोई बेहतरी गुफ्तगू आएगी। की, आपस में 3 लोग बैठे हैं और हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे। सो या We are taking a break, थोड़ी देर में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। भाई मारूफ गुलकार ए नैयर साहब की 8वीं बरसी है आज, और क्या यादगार गाने हैं उन्होंने जो अपने करियर के दौरान गाए, कुछ हम Let's आपके listen to साथ some. दोबारा सुनेंगे। यूं ही सुबह हो शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। Anyway, that's all the time we have. We will see you Tomorrow, inshallah. Have a great day. Bye.